Evening. Welcome you all to the next lecture of a series of Newton's law of motion. So this is our third lecture in continuation. Today we'll discuss some good numericals on Newton's law of motion. So without wasting our time, let's start with some numericals. So let's take one numerical, and this states that the numerical states that force on an object is given by force on an object is given by. So the force on an object is given by, the object has a mass 10 gram, and the force on that particle is given by F is equal to 10 I cap plus 5 J cap Newton. Obviously the unit is given in SI system. If it starts from rest, the particle starts from rest, तो आपको बताना क्या है? द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. आपको क्या बताना है? द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. ये आपको कैलकुलेट करके बताना है. तो इसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. वी ऑल नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस केस में क्या होगा? फोर्स कैन बी गिवन एज F इक्वल्स टू, F कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Fx I cap, Fx I cap प्लस Fy J cap प्लस Fz K cap. चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपका 3 डायमेंशनल फॉर्म में अगर मैं देखूँ, मान लेता हूँ कि मैं x, y और z डायरेक्शंस की बात करूँ, x, y एंड z डायरेक्शंस की. दिस इज़ योर x डायरेक्शन, लेट्स से दिस इज़ y एंड दिस वन इज़ z. और अब मुझे पता हो कि इनके जो इंडिकेटिव मेजर्स हैं, यानी कि जो I कैप है x में, J कैप है y में यूनिट वेक्टर्स, और z में आपका K कैप है. तो अगर मैं किसी एक फोर्स को रिप्रेजेंट करूँगा, लेट्स से कि जो तीनों डायमेंशंस में हो, उसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट लिया मैंने इस स्पेस में, तो इट विल हैव x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स. इसी तरीके से हमने उस Fx I कैप, Fy J कैप एंड Fz K कैप के फॉर्म में उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली कैन बी डन बाय पोजीशन वेक्टर एज वेल. जैसे मान लीजिए कोई एक पोजीशन वेक्टर की मैं बात करूँ, वेक्टर r, मान लीजिए वो पोजीशन वेक्टर हो, तो वेक्टर r कैन बी रिटन एज, या चलिए Rx नहीं लेके इसे हम x I कैप प्लस y J कैप प्लस z K कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी को उसके इंडिकेटिव फॉर्म में किसी एक 3 डायमेंशनल स्पेस या 2 डायमेंशनल स्पेस में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो सिमिलरली हैज़ बीन गिवन हियर, और आपको यहाँ पे दिख रहा है x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैग्नीट्यूड गिवन है. अगर मैं इस f को जो क्वेश्चन में गिवन है, इसे मैं अगर कोरिलेट करूँ, लेट्स से Fx I कैप प्लस Fy J कैप के फॉर्म से मैं इसे कोरिलेट करूँ, तो यहाँ पे आपके Fx की वैल्यू गिवन है 10 एंड Fy की वैल्यू गिवन है 5. अगर हम देखें, ठीक है. अब इसी चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है. क्या करना है? द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, इट हैज़ अ मास m 10 ग्राम एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड इज टू बी. तो पहली चीज़ हमें जो कैलकुलेट करनी होगी, सिंस हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, Fx की वैल्यू हमें गिवन है 10. सो Fx या वेक्टर f की जो वैल्यू होती है m इंटू a के इक्वल होती है. हम लोगों ने देखा था जब मास फिक्स्ड होगा या मास कांस्टेंट होगा, उस केस में क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हम लोगों ने दूसरी चीज मास को वेरिएबल नहीं लिया है, तो ये m a के डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा. यहाँ से मुझे पहले क्या करना होगा? डिफरेंटली बार बारी से हमें क्या करना होगा? x की डायरेक्शन में और y की डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा. तो फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ax कैन बी गिवन एज Fx अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल. Fx की वैल्यू आपके पास 10 गिवन है और 10 न्यूटन गिवन है एंड मास की वैल्यू इज 10 ग्राम. तो 10 ग्राम कैन बी रिटन एज 10/1000 विच इज 10/1000. अगर आप देखेंगे 10/1000, तो इट विल कम एज 0.01 kg. बिकॉज वो ग्राम्स में गिवन था, आपने उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट किया, तो 0.01
kg. The sole value of this acceleration will be 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन x डायरेक्शन. अगर मैं बात करूँ तो x डायरेक्शन में जो मेरा एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब क्या कैलकुलेट करना है, आपको पोजीशन बतानी है. तो हमें पता है कि जो लॉ ऑफ मोशन से या जो न्यूटन के आपके फॉर्मूले हैं रेक्टिलिनियर मोशन के वो एप्लीकेबल होंगे. इट मीन्स कि मुझे पता है एक फॉर्मूला s इज इक्वल टू और डिस्टेंस इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है. तो अगर मुझे sx निकालना होगा तो द सेम फार्मूला कैन बी अप्लाइड. तो मुझे वो डिस्टेंस या पोजीशन ही बतानी है. इनिशियली तो पार्टिकल आपका रेस्ट पर था बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. तो आपको पता है ux की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ux की वैल्यू 0 है एट t इज इक्वल टू 0. अगर t इक्वल टू 0 पर लेट से पार्टिकल को स्टार्ट करें t इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी दैट वाज 0. और फाइनली जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड होता है वहाँ आपको बताना है आप उसकी पोजीशन क्या है, इतनी दूर में कितनी डिस्टेंस वो कवर अप कर लेता है. सो sx वैल्यू विल बी, ux की वैल्यू तो हमने 0 ही ले ली है तो 0 इंटू 5 प्लस हाफ ax की वैल्यू आई है 1000 एंड टाइम वैल्यू इज़ 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर. आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 25/2 आएगा विच इज़ 12,500 meter. So the distance covered in x direction by the particle after 5 seconds will be given by 12,500 meters. The same can be done in y direction as well. The same can be done in y direction as well. तो अगर आप देखें fy की वैल्यू इज 5. तो सिमिलरली if I'll calculate ay value, so ay value will be fy upon m. fy value is 5 Newton upon mass is 0.01 kg. This will be 500 meter per second square. This acceleration in ay direction. Now the position in y direction is to be calculated. The similar formula can also be applied to get that value. तो यहाँ से भी मुझे अगर लेट्स से एस वाई मुझे निकालना होगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है. सो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द टाइम इज 25 यानी कि टी स्क्वायर करेंगे तो आफ्टर 5 सेकंड इट विल बी 25. द वैल्यू टोटल कम्स आउट टू बी दिस विल बी 6250 मीटर्स. तो अगर हमने यहाँ से कैलकुलेशन की तो हमने ये देखा कि अगर किसी पार्टिकल को जिसका मास गिवन था और मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसकी पोजीशन बतानी थी तो पोजीशन इज़ नो हियर. सो या हम इसे वाई डायरेक्शन में डायरेक्टली हम इसे वाई भी कह सकते थे या मैंने यहाँ पे एस वाई से रिप्रेजेंट किया. तो अगर मान लीजिए सेम चीज़ का मुझे पोजीशन वेक्टर बताना हो तो पोजीशन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो. सो एस एक्स वैल्यू वॉज 12,500 मीटर्स and sy value is 6250 meters. So total position r वेक्टर से दिखा देते हैं या s वेक्टर से अगर मैं दिखा दूँ इस पोजीशन को तो it will be given by 12,500 I cap plus 6250 j cap. So this is the final position of the particle after 5 seconds. अगर मैं ये कैलकुलेट करके बताना हो तो दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 seconds. ऑब्वियसली यहाँ पे उसकी यूनिट जरूर लिखेंगे. द यूनिट विल ऑल्सो बी रिटन हियर. सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन टू कंसोलिडेट आवर कॉन्सेप्ट. हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कशन कर रखी हैं उससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं. तो लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन. तो एक पार्टिकल है या एक बॉल है जो कि सर्टेन कंडीशन पे आपको गिवन है कि एक वॉल को स्ट्राइक करता है एंड द मास ऑफ द पार्टिकल और द बॉल इज m. मास जो उस पार्टिकल का है वो m है. जो v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. मास इज m. v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. एट अ पर्टिकुलर एंगल गिवन है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया. द सेम कैन ऑल्सो बी सेट बाई स्पीड भी आप कह सकते हैं इसे. वी इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. जो एंगल गिवन है थीटा जिसके ऊपर ये स्ट्राइक करता है या फॉल करता है उस सरफेस के ऊपर दैट इज गिवन एज 30 डिग्री टू द वॉल.
और ये इलास्टिकली इसको हिट करता है, द पार्टिकल हिट्स द वॉल इलास्टिकली। नाउ आपको क्या बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स, आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स, कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट इज मैग्नीट्यूड, टू कैलकुलेट magnitude of the impulse imparted to the particle by wall। तो ये वॉल इस पार्टिकल के ऊपर कितना मैग्नीट्यूड अप्लाई करेगी, आपको ये चीज़ बतानी है। उसका इम्पल्स का कितना मैग्नीट्यूड है वो चीज़ आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को जरा हम नोट डाउन करते हैं। आपको एक पार्टिकल गिवन है जिसका मास m था, मैंने आपको बताया, और ये m मास का पार्टिकल, दिस m मास पार्टिकल हिट्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से ये 30 डिग्री पकड़ता है। एंड द सिमिलरली द पार्टिकल गोज एट द सेम एंगल 30 डिग्री एज वेल। तो पार्टिकल जाता भी इस पर 30 डिग्री पर ही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो पार्टिकल 30 डिग्री के एंगल पे होता है। सिमिलरली इस तरीके से अब आपको बताना है कि द चेंज इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स और इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल टू द बॉल, आपको ये चीज़ बतानी है। तो हम लोगों ने कल इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ा था, कल हम लोगों ने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ा था, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बता रहा था कि जो चेंज इन लेट्स से जो आपका चेंज इन मोमेंटम होता है, वही चेंज इन मोमेंटम होता है, वही आपके इम्पल्स के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मास का पार्टिकल का मास इज m एंड वेलोसिटी इज v, और एक सर्टेन एंगल पे वो आ रहा है। तो पहले चूंकि इसमें एंगल गिवन है तो द सेम कैन बी ब्रोकन इनटू 2 कंपोनेंट्स एज वेल, तो हम इसे 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से करूँ दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्री, एंड ब्रेकिंग द सेम इनटू 2 पोजीशंस, 2 डायरेक्शंस, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अगर मैं ब्रेक करूँ तो इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ mv sin 30 डिग्री, और यहीं पर इसे बोल सकते हैं mv cos 30 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली अगर ये एंगल 30 डिग्री है, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, और अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो सेम कैन बी रिटन mv cos 30 डिग्री, एंड यहाँ पर mv sin 30 डिग्री। अब कैलकुलेट करते हैं। अब चूंकि मोमेंटम है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमने 2 कंपोनेंट्स में से ब्रेक कर लिया है, तो आई कैप एंड जे कैप के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं और लिख के देखते हैं जरा कि कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार पहले हम लिखते हैं पी फाइनल, यानी कि मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी बनती है इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। या चलिए ठीक है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी बनती है उसे ज़रा देखते हैं। तो फाइनल मोमेंटम अगर मैं इस डायग्राम से देखूँ, तो ये मेरा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम साइन कन्वेंशन लेंगे तो हमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव और निगेटिव एक्स डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर करते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव वाई को या अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो अगर मैंने फाइनल मोमेंटम देखा तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू बनेगी माइनस mv साइन 30 डिग्री माइनस ये आई कैप के साथ आएगा, माइनस mv साइन 30 डिग्री आई कैप माइनस mv कॉस 30 डिग्री जे कैप। ठीक है, दिस विल बी माई फाइनल मोमेंटम। सिमिलरली अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, सो इनिशियल मोमेंटम कैन ऑल्सो बी गिवन बाय दिस डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है mv sin 30 डिग्री इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो दिस विल बी mv sin 30 डिग्री इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आई कैप माइनस mv cos 30 डिग्री जे कैप। ठीक है, ये हमारी फाइनल और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आ रही है। मुझे पता है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है वही हमारे इम्पल्स के बराबर होता है, वही इम्पल्स के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पी एफ माइनस पी वाई को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पी एफ माइनस पी आई विल बी गिवन बाई
pf minus pi will be given by, if this is minus so this will also be minus and this sign will be cease to be positive. अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये हमारा mv cos 30 एंड mv sin 30 ये प्लस एंड माइनस के साथ है, तो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट डिफरेंट इन साइन है, एंड दैट इज वाई दे विल बी कैंसल टुगेदर. यहाँ मेरे पास वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ mv 2mv माइनस ऑफ 2mv साइन 30 डिग्री आई कैप और माइनस 2mv साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है आई कैप के साथ. इसे सॉल्व करूँ तो दिस वैल्यू विल बी mv माइनस mv आई कैप और mv विल बी द मैग्नीट्यूड एंड आई कैप इज द निगेटिव एक्स डायरेक्शन. आई कैप रिप्रेजेंट्स द निगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो यहाँ पे आपको निगेटिव एक्स डायरेक्शन में mv मैग्नीट्यूड मिलेगा. तो अगर आपके पास लेट से कोई ऑप्शन में क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे mv टिक करेंगे, और अगर माइनस साइन के साथ आता है तो आप यहाँ पे mv माइनस आई कैप के साथ टिक करेंगे. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन देखते हैं. इस जरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है इस क्वेश्चन का, तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी एक इंडिपेंडेंट किसी एक्सपेरिमेंट में वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गिवन है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज me. एक इलेक्ट्रॉन गिवन है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का मास आपको गिवन है me. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू me कंसिडर किया जा रहा है. जो इनिशियल वेलोसिटी है इस इलेक्ट्रॉन की वो ज़ीरो है. इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है. इनिशियल वेलोसिटी एक सर्टेन वेलोसिटी ज़ीरो गिवन है जो कि u नॉट गिवन है. वी विल नॉट कंसीडर इट टू बी ज़ीरो. u नॉट गिवन है. इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऐसे मतलब उसमें फेंका गया है जहाँ पर 2 डायमेंशनल हम एनवायरनमेंट की ही बात कर रहे हैं. एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस की हम लोग बात करेंगे. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इसमें एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया गया है एट अ सर्टेन वेलोसिटी u नॉट से थ्रो किया गया है इस इलेक्ट्रॉन को. अब इस इलेक्ट्रॉन को जब थ्रो किया गया तो इस इलेक्ट्रॉन का जो हम कोऑर्डिनेट इनिशियल कंसीडर करेंगे वो 0 0 कंसीडर करेंगे. जब उसकी वेलोसिटी u नॉट गिवन है वहाँ पे हम उसका कोऑर्डिनेट 0 0 कंसीडर करेंगे. आपको इसकी ट्रेजेक्ट्री बतानी है, आपको इस इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री बतानी है. एट द सेम टाइम आपको क्या गिवन है कि x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है एफ नॉट, और जो y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी वैल्यू है 0.3 टाइम्स एफ नॉट. इसकी वैल्यू ये गिवन है, इन फोर्सेस की वैल्यूज़ गिवन है. अब आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर एक्स एक्सिस की तरफ जाने का मूव करेगा तो साथ ही साथ चूंकि वाई एक्सिस में भी एक फोर्स लग रहा है तो वो भी उसको एक पाथ पे ले जाएगा. तो टोटल देखते हुए अगर हम देखें तो इस इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से जाएगी. हमें इसी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यानी एक्स और वाई के टर्म में हमें बतानी है. सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन is to be calculated. Trajectory of this electron is to be calculated. तो अपनी कैलकुलेशन को हम स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हम x दोनों एक्सेस में, चूंकि फोर्स हमारा या एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ax मान लेते हैं और इस डायरेक्शन में अगर ay मान लूँ, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है बिकॉज फोर्सेस दोनों डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आप वहाँ से एक्सेलरेशन ax और ay की वजह से एक ट्रेजेक्ट्री आपको ऐसे मिलेगी जो कि इन बिटवीन बोथ x एंड y एक्सेस कहीं पे लाई करेगी. ठीक है. तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, आपको पता है F=ma होता है जो हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़ रखा है. इफ मास इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट, तो यहाँ पे मास कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन का मास. एंड इफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट तो हमें पता है कि हम F=ma की इक्वेशन जो है न्यूटन सेकंड लॉ से वो अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर मैंने कैलकुलेट किया, लेट से ax की वैल्यू लिखूँ जो कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा, उसकी वैल्यू लिखूँ, तो द सेम कैन बी गिवन बाई F0/me. सिमिलरली अगर मैं y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखूँ तो द सेम कैन बी रिटन एज 0.3 ऑफ F0/me. ये x और y डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. अब अगर मैंने वेलोसिटी लिखी, वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन x डायरेक्शन में लिखूं, तो क्या मैं उसे ux प्लस ax इंटू टी टाइम के हिसाब से लिख सकता हूं? क्या मैं इतनी वैल्यू को लिख सकता हूं?
अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी तो वो यू नॉट थी, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वॉज एफ नॉट अपॉन एम ई, और टी वो हमारा टाइम पीरियड जो कि हमने उसकी वैल्यू मान लेते हैं टी टाइम इंटरवल के बाद उसकी ट्रेजेक्ट्री अगर ट्रेस की जाए तो उसकी वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन लिखूँ एट फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड के टर्म में अगर मैं लिखूँ तो वाई डायरेक्शन में देखिए इनिशियली इलेक्ट्रॉन को एक्स डायरेक्शन में थ्रो किया गया था। इनिशियली इलेक्ट्रॉन को एक्स डायरेक्शन में यू नॉट जो है हमारी वो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, मतलब ये चीज़ मिस हो गई थी। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू नॉट गिवन थी, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यू नॉट गिवन थी, और वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। इसलिए अगर आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो यू नीड टू पुट द यू वाई वैल्यू एज ज़ीरो। अगर मैं इसे ज़ीरो पुट करूँगा तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.3 एफ नॉट अपॉन एम ई इंटू टी। तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ एक्स एंड वाई डायरेक्शंस वेलोसिटी। और अब मुझे स्पीड निकालनी है, फाइनल स्पीड जो कि उस इलेक्ट्रॉन की आएगी, चूँकि वो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था, तो हमें अगर फाइनल स्पीड निकालनी होगी, स्पीड, तो चूंकि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं तो हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए निकालना होता है तो फाइनली हम अंडर रूट ऑफ दोनों डायरेक्शंस के जो मैग्नीट्यूड होते हैं उनका स्क्वायर करके सम अप कर देते हैं। तो यहाँ वैल्यू आएगी यू नॉट प्लस एफ नॉट इंटू टी अपॉन एम ई स्क्वायर प्लस 0.3 एफ नॉट इंटू टी अपॉन एम ई स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल स्पीड। Now the final speed has been calculated as this. Let's denote this by v. v को मैंने एक फाइनल स्पीड बता दिया और इसको मैं ज़रा सा इंसर्कल कर देता हूँ सो दैट कि ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट बन जाए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाए और हम इसे चीज़ को रिमेंबर कर लें या इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। So this was one thing that we need to calculate while moving to calculate the trajectory of the electron. Now अगर मुझे x और y डायरेक्शन में मुझे अपनी डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आई कैन राइट x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला हमारे पास है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैन बी रिटन एज जो इनिशियल वेलोसिटी हो, इनिशियल स्पीड हो, वो वैल्यू v नॉट टी और u नॉट टी आई कैन राइट, नॉट v नॉट, u नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर अगर मैं x डायरेक्शन में निकालूं, और वाई टी अगर मैं निकालूं तो u नॉट यानी कि वो ज़ीरो था आपको पता है, तो ज़ीरो प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो u नॉट टी की जगह पे u नॉट टी ही आएगा, प्लस ए एक्स की जगह पे 1/2 आएगा हमारा, ए एक्स की जगह पर आएगी वैल्यू एफ नॉट अपॉन एम ई, एफ नॉट अपॉन एम ई, और यहाँ पे 2 आ जाएगा और साथ में टी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसको पुट करूँगा तो दिस विल बी एफ नॉट 0.3 टाइम्स एफ नॉट अपॉन 2 एम ई इंटू टी स्क्वायर। सो दिस विल बी द ट्रेजेक्ट्री और दिस विल बी द displacement of that mass or that electron after certain time interval t. From here I can get the value of t square. अगर मुझे t square की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, so I can replace the value of t square from any of this element. So I can write t square from equation number 2. let's say अगर मैं y वाले इस इक्वेशन से लिखूँ तो यहाँ से वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ t square की, t square can be written as वाई टी को मैं केवल वाई लिख देता हूँ, तो 2 me वाई अपॉन 0.3 एफ नॉट, ये टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स डिस्प्लेस दिस वैल्यू और रिप्लेस दिस वैल्यू और पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन। एक्स वाले इक्वेशन में ज़रा पुट कर देते हैं। सो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं उसे एक्स की ले लूँ तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं यू नॉट, और चूँकि टी स्क्वायर की वो वैल्यू तो टी की वैल्यू हो जाएगी √2 एम ई वाई अपॉन 0.3 एफ नॉट प्लस दिस वैल्यू विल बी एफ नॉट अपॉन 2 एम ई, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2 एम ई वाई अपॉन 0.3 एफ नॉट। देखिए कुछ कैंसिल होने वाला अगर लगता है तो 2 एम ई कैंसिल हो जाएगा, एफ नॉट विल बी कैंसल्ड। सो वैल्यू और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन
will now be given as a function of y will now be given as 2me y अपॉन 0.3 f नॉट प्लस यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 तो कैंसिल हो गया था, 2 वॉज ऑल्सो कैंसल, सो दिस विल बी 2 वॉज ऑल्सो कैंसल, सो दिस विल बी y upon 0.3. So this will be the final equation of that electron's trajectory that we were calculating. आगे चल के भी हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं, but this is how the equation of this electron's trajectory will be calculated. So let's enclose this as well. इसको भी enclose कर देते हैं. So this is my final trajectory that we have calculated after calculation. Okay, fine. Let's take one more numerical. एक और अच्छा सा numerical लेते हैं जरा. ये HC वर्मा का numerical है. तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो HC वर्मा का numerical है कि एक वेज शेप का एक ब्लॉक गिवन है, वेज शेप का एक ब्लॉक गिवन है और उसके सारे सरफेसेस को फ्रिक्शनलेस या स्मूथ कंसीडर किया जा रहा है और कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ. एक वेज शेप का या ट्रायंगुलर शेप का एक ब्लॉक है जिसके सारे सरफेसेस को स्मूथ कंसीडर किया गया है और इसके ऊपर एक ये इंक्लिनेशन जो इसकी है वो थीटा है और इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास लोकेटेड है, स्मॉल एम मास लोकेटेड है और स्मॉल एम मास एक सर्टेन एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है या आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करता है. जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एम मास स्लाइड करता है तो जो कैपिटल एम मास है जो वेज शेप का है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. जनरली हम लोग को पता है कि कोई चीज़ अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट आपका अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है. तो ब्लॉक एम स्लाइड करता है इस ट्रायंगुलर मास के ऊपर और ट्रायंगुलर मास अभी बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करता है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द प्रिज्म और विद रिस्पेक्ट टू द ट्रायंगुलर ब्लॉक. तो हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर मास, स्मॉलर ब्लॉक small m with respect to the larger triangular mass. कैपिटल m के रिस्पेक्ट में स्मॉल m का एक्सेलरेशन आपको बताना है. तो पहली चीज़ तो हमें क्या है कि हम दोनों के एक्सेलरेशन को डिफरेंट पहले एज्यूम कर लेंगे. तो मान लेते हैं कि जो कैपिटल m का एक्सेलरेशन है, लेट्स से कि हम लोग इसे a कंसीडर कर लेते हैं और जो स्मॉल m का एक्सेलरेशन है, स्मॉल m का जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग इसको ax कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम लोग स्मॉल a कंसीडर कर लेते हैं. स्मॉल m के एक्सेलरेशन को हम लोग a कंसीडर कर लेते हैं. हमें बताना है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ट्रायंगुलर ब्लॉक, यानी ax के रिस्पेक्ट में हमें a का एक्सेलरेशन बताना है. तो सबसे पहली चीज़ वाइल सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था या प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमें पहली बात फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी नीड टू लर्न हाउ द फ्री बॉडी डायग्राम विल बी ड्रॉन. तो पहली चीज़, चलिए हम स्मॉलर ब्लॉक का अगर मैं बनाऊँ तो फ्री बॉडी डायग्राम, तो मुझे पता है कि वो एक चूँकि ट्रायंगुलर वेज पर रखा हुआ है, मैंने इसकी प्रैक्टिस भी कराई थी, शायद इस तरह के किसी पार्ट की प्रैक्टिस भी कराई थी आपको. तो यहाँ पे अगर ये रखा हुआ है कुछ इस तरीके से और उसका एंगल हमें गिवन है, स्मॉलर मास कुछ ऐसा रखा हुआ है, इसका एंगल मुझे गिवन है. तो मैंने ये बताया था कि जो आपका स्मॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी कि जो सेल्फ वेट होगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. ये इसका सेल्फ वेट होगा या mg होगा, एक्ट करेगा. चूँकि इसका इंक्लिनेशन थीटा है तो बाई ज्योमेट्री इसका जो एंगल यहाँ आएगा दिस विल ऑल्सो बी थीटा. और अगर मैं अभी इस mg यानी कि मास को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दूँ, यानी सेल्फ वेट को अगर मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दूँ, तो दिस पोर्शन विल बी mg cos थीटा एंड दिस पोर्शन विल बी mg sin थीटा. चूँकि स्मॉल m का ब्लॉक एक
ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर रेस्ट अपॉन कर रहा है, इस वजह से चूँकि वो सरफेस के कांटेक्ट में है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हमें उस सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन हमें दिखानी होगी। तो मान लेता हूँ कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दिस इज़ कैपिटल एम। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्मॉलर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट का बनाऊंगा, ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या दिखेगा, व्हाट आई सी इज कि ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट, पहली बात तो ये एंगल थीटा था, इसका जो सेल्फ वेट होगा वो कैपिटल एम जी, क्योंकि उसका मास कैपिटल एम है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। एक नॉर्मल रिएक्शन चूँकि स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर ये वाला ब्लॉक लगा रहा था, इस वजह से स्मॉलर ब्लॉक भी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा जिसे हम लोग एन बोलेंगे। और चूँकि एक डाउनवर्ड सरफेस के कांटेक्ट में है, एक डाउनवर्ड सरफेस के ऊपर भी रेस्ट अपॉन कर रहा है, यहाँ पे भी रखा हुआ एक डाउनवर्ड सरफेस है, तो वो डाउनवर्ड सरफेस भी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा, लेट्स से एन डैश, ये नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा होगा। तो पहली चीज़ जो हमें ज़्यादा ज़रूरी थी दैट वाज कि हमें पता होना चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने दोनों ही एलिमेंट्स का, स्मॉल एम और कैपिटल एम का, हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम को हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक एक ब्लॉक को करके हम उसे कंसीडर करेंगे, हम सारे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे और वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि देखें किस तरीके से चीज़ें आती। तो अब हम एक बड़े ब्लॉक के फ्रेम में या बड़े ब्लॉक के रिस्पेक्ट में स्मॉलर ब्लॉक की मोशन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर किस तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि एक तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द मतलब ट्रायंगुलर ब्लॉक सरफेस, वन इज़ योर एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका उसका सेल्फ वेट एक्ट कर रहा था, और एक और फोर्स एक्ट कर रहा है चूँकि स्मॉलर ब्लॉक चूँकि स्मॉलर ब्लॉक बड़े ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, इस वजह से एक स्यूडो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज स्मॉलर ब्लॉक तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैंने ट्रायंगुलर ब्लॉक तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इस वजह से स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर एक स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे। क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन ऑफ लार्जर ब्लॉक एम मतलब ए एक्स लिया था, इसलिए इसके ऊपर जो एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी एम ए एक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब इन ब्लॉक को चूँकि स्लाइड डाउन कर रहा है प्लेन से, तो हम इसके कंपोनेंट को पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें इसके कंपोनेंट को, देखो अगर मैं उसे ब्रेक करने की कोशिश करूँगा तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया आपको कि इफ़ दिस इज़ थीटा, तो इफ़ दिस वन इज़ थीटा दिस विल ऑल्सो बी थीटा, यहाँ पे भी थीटा होगा, और उसके दो कंपोनेंट्स मैंने ब्रेक कर दिया। अब इस एम ए एक्स को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, और अगर ये एंगल थीटा था तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, और अगर मैंने उसके एंगल को थीटा ले, मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ, आपको दूसरे कलर से डिनोट करूँगा, एंड दिस कलर आई टेक ब्लू, ठीक है ब्लू कलर से डिनोट करूँ, नहीं ब्लू से नहीं किसी और कलर से करता है, चलिए पर्पल देखते हैं, या सो लेट्स डिनोट एम ए एक्स को अगर मैं ब्रेक करूँ तो दिस विल शो एम ए एक्स कॉस थीटा इस तरफ आएगा, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में एम ए एक्स साइन थीटा इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब जरा स्मॉलर ब्लॉक के लिए हम अगर हम बैलेंस करें अलोंग द प्लेन, अगर मैं बैलेंस करूँ तो एम जी कॉस थीटा, चलिए मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू आप अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे, तो ये किन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, एम जी कॉस थीटा को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, एम ए एक्स साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द लार्जर ब्लॉक जो कि एक्ट कर रहा है स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर। एक तो इक्वेशन ये हो गई हमारे पास, एंड दूसरी इक्वेशन अगर मैं बैलेंस करके देखूँ, सो अलोंग द पैरेलल प्लेन अगर मैं देखूँ या इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग देखूँ, तो दिस विल बी एम जी साइन थीटा प्लस एम ए एक्स कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए एक्स कॉस इक्वल्स टू एम ए। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 से देखूं तो मैं m को रिमूव कर सकता हूं,
एम को रिमूव कर सकता हूँ, दिस विल गिव जी साइन थीटा प्लस ए एक्स कॉस थीटा इक्वल्स टू ए के बराबर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब यहाँ से दोनों चीज़ें हमें एकदम बैलेंस होंगे, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, क्योंकि हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक किया है, इतना कुछ ऐसा उसमें नहीं है। थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी होगी, बिकॉज एम ए एक्स वो स्यूडो फोर्स है, बिकॉज जब स्मॉलर ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करता है एक इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वो जो ट्रायंगुलर ब्लॉक हुआ बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुश हो जाता है, और इसी वजह से एक जो स्मॉलर ब्लॉक है उसके ऊपर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा। उसी को मैंने बस ब्रेक डाउन कर दिया दो कंपोनेंट्स में, वन इज योर एम जी साइन थीटा के फॉर्म में, सॉरी एम ए एक्स कॉस थीटा के फॉर्म में, एम जी साइन थीटा नहीं, एम ए एक्स कॉस थीटा के फॉर्म में, और दूसरा मैंने यहाँ पे ब्रेक किया था एम ए एक्स साइन थीटा के फॉर्म में। और यहाँ पे अब उन इक्वेशंस को अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन हम दोनों ने इसे बैलेंस कर दिया। अभी क्या करते हैं, ट्रायंगुलर ब्लॉक को हम उसकी मोशन देखते हैं, ट्रायंगुलर ब्लॉक की मोशन को जरा कंसीडर करते हैं। और ट्रायंगुलर ब्लॉक की मोशन के केस में हमें कोई सूडो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो क्या होता है कि किसी भी एक रिस्पेक्ट में, किसी एक ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जब दूसरे को देखा जा रहा है, तो एक तरीके से वो वाला जो फ्रेम हुआ हमारा, वो एक इनर्शियल फ्रेम के तरीके से ट्रीटेड होगा। तो अब यहाँ पे मैं देखूँ तो एक लार्जर ब्लॉक के लिए हमारे जो फोर्सेज एक्ट कर रहे थे वो क्या कहते हैं, मैंने बताया आपको एम जी तो उसका सेल्फ वेट हो गया था जो एक्ट कर रहा था। एन वॉज अ नॉर्मल रिएक्शन विच वॉज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर था। और चूंकि ये ब्लॉक एक बॉटम के ऊपर रेस्ट कर रहा है या बॉटम सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो एक एन डैश उसकी नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। तो अब इस नॉर्मल रिएक्शन को जो हमारा एन एक्ट कर रहा है फ्रॉम द स्मॉलर ब्लॉक, इसको जरा बड़े ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ब्रेक करते हैं। तो एक बार मैं इसे अगर आगे की तरफ एक्सटेंड करूँ, इस चीज़ को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूँ, तो आई कैन सी इफ दिस इज थीटा दिस विल बी 90, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है, इसको भी मैं लेके अगर मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूँ, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा cos 90 minus theta, this will be n cos 90 minus theta. तो from here I can write n cos 90 minus theta can now be written as, और इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन एक एक्ट कर रहा था, दैट वाज इक्वल टू एम ए एक्स के बराबर, यहाँ से एम ए एक्स के बराबर आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू एम ए एक्स, एंड फ्रॉम हियर एन कैन बी रिटन एज, एंड cos 90 minus theta यू नो कि साइन थीटा हो जाएगा, तो हियर विल बी एन इज इक्वल टू एम ए एक्स अपॉन साइन थीटा। एन इज इक्वल टू एम ए एक्स साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। फ्रॉम देयर आई कैन गेट अ वैल्यू विच इज़ डिजायर्ड। अगर ए एक्स की वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है या ए की वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है, वो उस वैल्यू को मैं वहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो इट विल बी एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए एक्स साइन थीटा प्लस एन की जगह पे लिख देंगे एम ए एक्स अपॉन साइन थीटा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप सॉल्व करते हैं, लेट्स से साइन थीटा को हमने एलसीएम ले लिया, या कुछ इस तरीके से इसको अगर हम बना के लिखें, तो एम जी कॉस थीटा को हम ले लेते हैं, और यहाँ से अगर मैंने साइन थीटा को एज एन एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो दिस वैल्यू विल बी एम ए एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम ए एक्स अपॉन साइन थीटा यहाँ भी आएगा, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा एंड साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से अगर निकालना चाहें इसकी वैल्यू को, एम ए एक्स मैंने दोनों जगह कॉमन ले लूँ अगर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप उसे सॉल्व करिए और एम और स्मॉल एम के टर्म में लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे छूट गई, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है कि ये स्मॉल एम नहीं था। जब हम बैलेंस कर रहे थे तो हमने लार्जर ब्लॉक के लिए स्टार्ट किया था, तो हम ट्रायंगुलर ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल एम आएगा, यहाँ पे दिस विल बी कैपिटल एम, एंड दिस इज हाउ माई इक्वेशन इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज हाउ माई इक्वेशन इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो दिस वैल्यू विल बी एम ए एक्स, कैपिटल एम ए एक्स, दिस विल अगेन बी एम ए एक्स, और यहाँ पे अब वैल्यूज़ को पुट करना है मुझे। आई सॉल्व इट अगेन, मैं दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं इन वैल्यूज़ को पुट करूँगा यहाँ पे, तो आई हैव सर्टेन काइंड ऑफ इक्वेशंस विच इज़ एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल एम ए एक्स अपॉन साइन थीटा। अब अगर इसे आप उसके टर्म में सॉल्व करते हैं और रीअरेंज करते हैं, तो आपको ए एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। यहाँ से मैं वैल्यूज़ को
पुट कर देता हूँ। यहाँ से मैं ए एक्स की वैल्यू को अगर कैलकुलेट कर लूँ, सो ए एक्स वैल्यू अगर मैं इसे रीअरेंज करके निकालूंगा, ए एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास एम साइन थीटा या एम साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर में, और उसे फिर मैं उस तरीके से सॉल्व करूँ। तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, चलिए ए एक्स की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो लेट्स डू दिस बाई दिस। एम नहीं, ए एक्स कॉमन लेते हैं पहले, ए एक्स कॉमन लूँ, तो दिस विल बी एम साइन थीटा प्लस एम अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे आप, तो साइन थीटा को अगर आपने वो ले लिया, डिनोमिनेटर में ले लिया, एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करें, ए एक्स एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम अपॉन में आपका साइन थीटा है इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ए एक्स की वैल्यू निकालूँ मैं, तो एम जी कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन, आई होप सही जा रहा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा। मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये सही होना चाहिए। अब इसी इक्वेशन को हमें रिप्लेस कर देना है, इस वैल्यू ऑफ ए एक्स को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, जहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज फाइनली मुझे ए की वैल्यू बतानी थी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स बताना था मुझे। तो जी साइन थीटा प्लस ए एक्स कॉस थीटा है, जी साइन थीटा प्लस ए एक्स कॉस थीटा है, तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और चूँकि कॉस थीटा था, ए एक्स कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम इक्वल्स टू ए के बराबर आएगा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट विल कम, दिस इज द फाइनल इक्वेशन और फाइनल एक्सेलरेशन दैट विल कम ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर ब्लॉक। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक दो चीज़ें वहाँ पे रह गई, थोड़ा सा फंबल हो गया था, बट इट इज़ फाइन, वो कैलकुलेशन मिस्टेक है। सो you know, the practice and more practice will let you lead to a correct answer or correct calculation and it will make you handy। तो आपको क्या करना है, अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करना है, जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, सो दैट कि आपको बेटर एक रिजल्ट मिल सके। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो यू कैन गेट एंड राइट बैक टू मी, और आप उस चीज़ों की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।